अच्छा, आज हमने इन्वायरमेंटल साइंस करनी है। क्योंकि एवरीडे साइंस जो है, जहां भी हम रहते हैं, एवरीडे से आप कंसीडर कर लें कि जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पे क्या क्या प्रोसीजर हो रहे हैं, कि एनवायरनमेंट के साथ वहां पे क्या क्या प्रोसीजर हो रहे हैं। तो एनवायरनमेंट जो है, सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन आती है इकोलॉजी की। वो पूछता है कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी जो है वो इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट and its surroundings। एनवायरनमेंट का अपनी सराउंडिंग के साथ जो एक रिलेशन होता है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। एनवायरनमेंट जो है इसमें दो चीजें आती हैं, बायोटिक, एबायोटिक। अब बायोटिक में क्या चीजें आती हैं? बायोटिक में एनिमल्स आते हैं जिसमें इंसान भी है, ठीक है, ह्यूमन भी आते हैं जिसमें, प्लांट्स है, फिर फंजाई है, ठीक है, अल्जी है, इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यहां पे क्या है, एबायोटिक में आप शुरू से कर लें कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप सूरज को देखते हैं। सूरज से जब हमारी नजर नीचे आती है तो हम देखते हैं कि एयर भी है हमारे सराउंडिंग में एयर भी है। तो एयर के मुतालिक जो है वो पूछता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर जब एयर से नीचे अगर आप समुद्र के करीब कहीं पे रहते हैं या रिवर के करीब तो आपको पता चलेगा कि एनवायरनमेंट के अंदर वाटर भी है। एबायोटिक मीन होता है नॉन लिविंग थिंग्स। तो इकोलॉजी की डेफिनेशन में हम ये भी लिखते हैं, इकोसिस्टम की डेफिनेशन में ये भी लिखते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स विद नॉन लिविंग थिंग्स। तो या आप ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट का सराउंडिंग के साथ जो एक रिलेशन है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं, उस स्टडी को, और उस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम की भी वो डेफिनेशन पूछता रहता है। फिर वाटर आ गया। वाटर के बाद आप देखते हैं कि जिस जमीन के ऊपर आप रह रहे हैं वो लैंड है, और अगर आप पहाड़ी एरिया में हैं तो आप देखते हैं कि आपके नजदीक माउंटेन्स हैं, आपके नजदीक फॉरेस्ट हैं। तो इन चीजों को रीड करना, जैसे कि एयर के मुतालिक अभी हम इंशाल्लाह रीड करेंगे, एयर पोल्यूशन जो है, फिर वाटर पोल्यूशन, फिर लैंड पोल्यूशन, और उसके बाद बायोटिक जो है, एनिमल्स, ह्यूमन, फंजाई, अल्जी। फंजाई और अल्जी जो है, इसमें जो अल्जी है ये एक ऑक्सीजन की सोर्स है। ऑक्सीजन का बिगेस्ट सोर्स जो है वो अल्जी है। ये भी एक एमसीक्यूज आता है, आई थिंक सो, इस दफा भी पीएमएस के पेपर में आया हुआ था अल्जी का एमसीक्यूज। तो अभी हम इकोलॉजी लेवल पढ़ेंगे। जीके जो है, जीके जस्ट एमसीक्यूज को रट्टा लगाना का एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है।
तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो कोई ये आपको तंग नहीं करेगा, ये आपका इंटरेस्ट बन जाएगा अगर आप इसको एक प्रोसीजर के तहत लेके चलेंगे। जैसे आज हम एनवायरनमेंट, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है हमारा जो सराउंडिंग है, जैसे इकोसिस्टम कैसे बने हैं, ठीक है। हम छोटे एटम से शुरू करके बताएंगे, प्रूव करेंगे कि कैसे एनवायरनमेंट बन रहा है। सबसे पहले आपको पता है एटम होता है, सबसे पहले एटम होता है। एटम में 3 सब एटम होते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जिसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है। कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रॉन जो है। तो इनकी डिस्कवरी जो है, ये इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन जो है वो चैडविक ने डिस्कवर किया 1932 में, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री के पोर्शन में इसको डिटेल पढ़ेंगे। एटम से आगे क्या बनता है? मॉलिक्यूल। आपको पता चलेगा कि इंसान कैसे बना है। मॉलिक्यूल जैसे वाटर है, इसका मॉलिक्यूल कैसे बना है? H2O से। इसमें कितने? 3 एटम है, ठीक है, और 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है। मॉलिक्यूल से आगे सेल बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल से आगे केमिकल्स बनते हैं, केमिकल से आगे मेन जो पार्ट है वो सेल बनता है। कि सेल आपको पता है कि बेसिक एक बिल्डिंग ब्लॉक है कि एक इंसान की बॉडी का। सेल से आगे टिश्यू बनता है। आप बॉडी में डिफरेंट वो सेल के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, आप समझते हैं कि वो क्यों पूछ रहा है, फिर वो टिश्यू के बारे में पूछते हैं। टिश्यू से आगे वो ऑर्गन के बारे में पूछता है, ठीक है। टिश्यू से आगे, अच्छा, ढेर सारे जब एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो सेल बनता है। सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। टिश्यू जब इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन जब मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन की अगर आप मिसाल देखें तो लीवर है, लीवर एक ऑर्गन है, ठीक है। जैसे हार्ट हो गया। टिश्यू क्या है? मसल, ठीक है। मसल जो है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये आगे हम बायो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है आपको? दूर तो नहीं जा रहा कैमरे की पहुंच से, ठीक है। अच्छा, तो यहां से हम शुरू कर लेते हैं। वहां पे शायद बोर्ड की रीच जो है वो आगे ना चली गई हो। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम से अभी हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो कैसे हमारे से वजूद में आया। ऑर्गन सिस्टम जो है उससे क्या बना है? ऑर्गेनिज्म। उससे क्या बना है? ये डेफिनेशन आती हैं आपकी, इतनी डेफिनेशन जो है वो इकट्ठी एक ही दफा हो जाएंगी। जब आप डेफिनेशन कोई भी रीड करेंगे तो इजीली आपको, जब आपने ये चार्ट याद किया होगा, आपने समझा होगा, तो आपको कोई भी डेफिनेशन जो है वो तंग नहीं करेगी। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक इंडिविजुअल, जैसे एक इंसान है, मैं और आप हैं,
या कोई एनिमल है तो वो एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी उसके अंदर जो है मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं। उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो जब ढेर सारे सिस्टम जो है ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि एक मुकम्मल एनिमल बनता है। ठीक है, प्लांट बनता है। तो ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे एक ह्यूमन है वो एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म जो ढेर सारे लोगों के इकट्ठे होते हैं तो पॉपुलेशन बनती है। अभी इस दफा उसने पीएमएस में पॉपुलेशन की डेफिनेशन पूछी जियोग्राफी के पेपर में। ठीक है, तो कभी लोगों ने वो ध्यान ही नहीं किया होगा कि मतलब कैसे इसको जो है ना, क्योंकि आपने मैट्रिक में या कभी पढ़ी नहीं होती, फोर्स की डेफिनेशन तो आपको आती होती है, लेकिन इस तरह की डेफिनेशन जो है बड़े कम लोगों का कंसर्न होता है। तो पॉपुलेशन में दो चीजें आती हैं, वन टाइप ऑफ स्पीशी, ठीक है, यूनिट एरिया या सेम एरिया आप कह सकते हैं। जब एक ही एरिया में, जब एक सेम एरिया में सेम टाइप स्पीशी रह रही हो तो उसके नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो सेम एरिया में पॉपुलेशन कहलाती है। जब जैसे एक इंसानों की पॉपुलेशन है, ठीक है, एनिमल में इंसानों की, ह्यूमन की पॉपुलेशन है, फिर आप रैबिट्स की कह सकते हैं, खरगोश, या डियर कह सकते हैं। कोई भी एनिमल आप ले लें तो उसकी एक डेफिनेट एरिया में जो स्पीशी रह रही है उसकी पॉपुलेशन कहलाती है, उसके नंबर ऑफ जितने भी एनिमल्स हैं वो पॉपुलेशन कहलाती है। तो जब ढेर सारी पॉपुलेशन मिलती है तो फिर क्या बनता है, कम्युनिटी बनता है। मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ये आप एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स उठा के देख लें, जीके का जो पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, उसमें ये टर्में आपको मिलेंगी। तो वो इनमें डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन गैदरिंग। जब ढेर सारी पॉपुलेशन मिलती है तो कम्युनिटी बनती है। जब ढेर सारी पॉपुलेशन मिलती है तो कम्युनिटी बनता है। ठीक है, अब कम्युनिटी से अब हम आगे साइंस की तरफ, एनवायरमेंटल साइंस की तरफ आ रहे हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से जब ढेर सारी कम्युनिटीज मिलती हैं तो इकोसिस्टम बनता है। बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जिनकी स्पेशली सोशल साइंस होती है कि ये इकोसिस्टम क्या है, ये कम्युनिटी की बात क्या है। तो ये एक लेवल होता है, लेवल ऑफ इकोलॉजी होता है। मैंने आपसे पहले जब एनवायरमेंटल साइंस शुरू की है तो मैंने आपको बताया कि इसको स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी के लेवल है ये इकोसिस्टम। जब ढेर सारी इकोसिस्टम मिलती हैं तो बायोम बनता है। ये बायोम की डेफिनेशन भी उसने वन पेपर में पूछी हुई है। बायोम की डेफिनेशन भी दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम है, जैसे एक पाकिस्तान के जंगल में, किसी जंगल में आप कह लें कि चांगा मांगा में या कोई भी, तो वहां पे जितने भी कम्युनिटीज रह रही हैं, ठीक है, एनिमल्स रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं, प्लांट्स हैं, तो उस सारी कम्युनिटी को एक इकोसिस्टम कहेंगे। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, अमेरिका की बात करें, ठीक है, फिर स्टेपीज यूरोप में जो ग्रासेस हैं, ठीक है, जितने भी फिर टेम्परेट रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन में, फॉरेस्ट में जितनी भी इकोसिस्टम रहती हैं, ठीक है, एनिमल और प्लांट्स, तो जब वो सारे मिलते हैं तो बायोम बनता है। किसी एक एरिया में, किसी एक कॉन्टिनेंट में जब सारे इकोसिस्टम को आप स्टडी करते हैं तो बायोम बनता है। बायोम को जब आप इकट्ठा करते हैं तो बायोस्फीयर बनता है।
यानी जमीन का वो हिस्सा जहां पे जिंदगी एग्जिस्ट करती है। बायो मीन लाइफ, स्फीयर मीन एरिया, सर्कुलर एरिया जो है लैंड का वो एरिया जहां पे डिफरेंट बायोम रहते हैं। बायोम मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, इसमें डिफरेंट इकोसिस्टम रहते हैं। मतलब इसमें प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स को मेन हम दो चीजों को ही रीड करते हैं, क्योंकि लिविंग है ना, हम एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स को पढ़ रहे हैं, अभी हम नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं पढ़ रहे। तो लिविंग थिंग्स में बायोम जो है, इसमें मतलब प्लांट की जितनी भी टाइप्स हैं, फॉरेस्ट की जितनी भी टाइप्स होती हैं, वो सारी जो है जब मिलती हैं तो बायोस्फीयर बनता है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन थी, बेसिक सिस्टम था। अभी हम नॉन लिविंग थिंग्स को रीड करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूं कि जो हम जीके पढ़ेंगे, ना सिर्फ ये आपको जीके में हेल्प करेगा, बल्कि सीएसएस के सब्जेक्ट्स में इंटरव्यू में बड़े लोग क्रैमिंग करके चले जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि 1/5 रेशियो से इंटरव्यू में बुलाया जाता है, पीपीएससी में 1/3 रेशियो से। तो वहां पे आप जो है ना, इस दफा आपको पता है पीएमएस के 200 बच्चे उन्होंने फेल किए इंटरव्यू में। तो ये चीजें हैं, जब आपको कंसेप्ट से नहीं आएगा तो इंटरव्यू वाले जो है ना वो आपको पास नहीं करेगा। तो क्या फायदा उस स्टडी का करने का, शॉर्ट लिस्टिंग होने का, अगर आपको कंसेप्ट से चीजें नहीं आती तो। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं एबायोटिक। एबायोटिक में सबसे पहले हम एयर को पढ़ लेते हैं। एयर में क्या मतलब गैसेस हैं, एयर में गैसेस हैं, और गैसेस जो हैं कौन कौन सी गैसेस हैं? CO2 है, मीथेन है, ठीक है। CO2 अगर आप इसकी बात करें तो इसके ऊपर जो एमसीक्यूज वो देता है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट जो है ये एक नेगेटिव इफेक्ट है। अगर इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो ग्रीन हाउस जो है, जमीन के ऊपर जितनी भी फसलें उग रही हैं, जो कि एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि ये एक लेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस की, जो कि आपके एनवायरनमेंट को हीट अप करके रखती हैं, ताकि एनर्जी जो सूरज से आती है वो दोबारा रिफ्लेक्ट होके स्पेस में जा रही होती है तो उसको रोक लेती है, ताकि जमीन के ऊपर एग्रीकल्चर हो सके। जमीन के ऊपर इंसान को जो एक टेम्परेचर चाहिए होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो एक रिक्वायर्ड है। और ग्लोबल वार्मिंग में इस दफा पीएमएस में क्वेश्चन आया कि ग्लोबल वार्मिंग में मेन कौन सी कॉज करती है? 80% जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज जो है वो CO2 की वजह से है। मीथेन जो है 10% कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन एक वो क्वेश्चन पूछता है कि मीथेन और CO2 के दरमियान कंपैरिजन करता है कि पोटेंशियल किसके अंदर ज्यादा है ग्लोबल वार्मिंग का। मीथेन जो है इसकी कंटेंट बड़ा थोड़ा होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, मतलब इसकी कंटेंट जो है मिकदार बड़ी थोड़ी होती है, जबकि CO2 जो है इसकी मिकदार बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी, इसका इफेक्ट वो थोड़ा है मीथेन की निस्बत। मीथेन का इंडिविजुअली पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने का या क्लाइमेट कॉज करने का। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 2 MCQs जो है, ठीक है। इसके बाद एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल होते हैं, और PM वो कहता है 2.5 PM, लोगों को समझ नहीं आती, ठीक है, PM की। PM जो है
ये तो है गैसेस, लेकिन पीएम जो है ये एक पार्टिकुलेट मैटर है, यानी एक सॉलिड पार्टिकल है जो साइल से, डस्ट से, मतलब कोई भी किसी किस्म की भी गंदगी जो होती है उससे पैदा होता है। मतलब जो साइल रोड की हो गई, किसी भी चीज की वियर एंड टीयर हो गई, उससे जो छोटे छोटे पार्टिकल पैदा होते हैं जो एयर में जाके एयर पोल्यूशन काज करते हैं, उनको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ठीक है, पार्टिकुलेट। ये भी उसने एमसीक्यूज में पूछा कि ये जो 2.5 पीएम है, तो पीएम इसमें क्या चीज है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर है। अब 2.5 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल होते हैं लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, वो क्या कहलाते हैं, पीएम 2.5। यानी आप देख लें कि जो हमारी एयर है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल ज्यादा होंगे ना, क्योंकि इतनी चीजें हैं जिनसे वियर एंड टीयर हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, तो वहां से जो पार्टिकल बनेगा वो 2.5 होगा। और अगर इससे बड़ा हो पीएम, ये जो पार्टिकल होगा, और लेस देन 10 माइक्रोमीटर हो तो वो पीएम 10 होगा। ठीक है, वो पीएम 10 होगा। अब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। अब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके रिलेटेड करंट अफेयर जो है वो करवाता चलूं। ठीक है, नेशनल एयर पोल्यूशन पॉलिसी जो है, कंट्रोल पॉलिसी जो है, वो मार्च 2023 में पाकिस्तान ने बनाई है। पॉलिसी जो होती है उससे पहले एक्ट आया होता है किसी भी चीज का। ठीक है, तो मार्च 2023 ये पाकिस्तान पार्लियामेंट ने पास की है। तो ये करंट अफेयर के एमसीक्यूज है, मार्च में ये लेजिस्लेशन हुई है। तो करंट अफेयर में जितने भी पार्लियामेंट, क्योंकि एक कंट्री का मेन ऑर्गन होता है, तो वो जो लेजिस्लेशन करता है वो भी एग्जामिनर के एक टारगेट एरियाज होते हैं। ठीक है, नेशनल एयर पोल्यूशन पॉलिसी जो है कंट्रोल, तो वो मार्च 2023 में हुई है। ठीक है जी, समझ आ रही है? कोई आवाज में इशू हो, कोई और इशू हो तो बताएं। बोरिंग तो नहीं है? अच्छा, मैंने ना थोड़ा मुश्किल पार्ट से शुरू किया है, क्योंकि आप ज्योग्राफी बड़े चैनलों से पढ़ते रहते हैं, पाकिस्तान अफेयर के एमसीक्यूज करते रहते, वहां पे भी आपको डिफरेंस पता चलेगा जब मैं आपको करवाऊंगा वो सारे सब्जेक्ट। ठीक है, कि ज्योग्राफी में जो है ना दुनिया की विजिट हम इंशाल्लाह करेंगे, समुद्रों की, रिवर की। पाकिस्तान के रिवर में आपको एक फिंगर टिप पे करवा दूंगा कि रिवर का एमसीक्यूज जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक वाइज करवाता रहूंगा, इंशाल्लाह आपके वो एमसीक्यूज आप ख्वाहिश करेंगे कि उस टॉपिक से एमसीक्यूज कोई आए वो बनाए उसके मुतालिक। तो ऐसे ही है कि आपने ऐसे टारगेट करने हैं सब्जेक्ट वाइज के उसको वो जैसा भी एमसीक्यूज वो बनाए, कोई नया पेशक बना ले या इंडियन वेबसाइट से उठा ले, वो आपको हमेशा टारगेट करता है इंडियन वेबसाइट से जब भी उसने पेपर बनाना हो। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। आप लोग काफी कभी तैयारी करते रहे हैं, तो जितने भी पेपर बनते हैं उसमें 16 स्केल तक पेपर की क्या स्ट्रेटजी, एग्जामिनर मेन डिफरेंट क्या है 17 स्केल और 16 स्केल वाले में? ये क्वेश्चन है, अभी मेरे जहन में आया तो मैंने आपसे पूछ लिया। अच्छा, तो किसी के माइंड में ये इसका क्वेश्चन है तो वो बता दे।
यहाँ कोई इसको समझता है कि क्या डिफर करता है जब वो 17 स्केल का पेपर दे रहा होता है और 16 स्केल का पेपर दे रहा होता है। जैसे कि एडी का पेपर है, उसमें और इंस्पेक्टर के पेपर में क्या डिफरेंस वो क्रिएट करेगा? इसमें डिफरेंस वो यही क्रिएट करेगा, ठीक है। ये आपने अभी पेपर देंगे तो आप ऑब्जर्व भी करेंगे, वो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। यहां पे यानी बेशक वो एयर की टॉपिक हो, टॉपिक एयर का ही होगा, यहां पे वो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, यहां पे वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछेगा। बेशक सेम उसका एरिया हो, सेम टॉपिक हो, यहां पे वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछेगा। मतलब ये ओजोन के बारे में पूछ ले, यहां पे क्या वो पूछेगा? व्हाट, व्हेन, वेयर। यहां पे वो पूछेगा हाउ, व्हाई, जिसको आप सीएसएस में एनालिसिस या लॉजिक कहते हैं। अब एवरीडे साइंस के पेपर उठा लें 2022 के जो एफपीएससी ने दिए हैं, या बीपीएससी का 17 स्केल का पेपर उठा लें, उसमें आप डिफरेंस देखेंगे कि एग्जामिनर चीजें वही पूछेगा, कोर्स से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन यहां पे वो लॉजिक पूछेगा, यहां पे वो एनालिसिस पूछेगा, यहां पे वो कंसेप्ट पूछेगा, ठीक है। यहां पे वो वाई पूछेगा, क्योंकि कोई साइंटिफिक प्रोसीजर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है कि ये क्यों ऐसा फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, कि आयरन मतलब उसको जो जंग लग जाता है वो क्यों है। मतलब इसी तरह वो सारे जो ओजोन है वो किस वजह से डिप्लीट हो रही है, इसमें वो जस्ट ओजोन का फार्मूला पूछ लेगा, ठीक है, या एयर पोल्यूशन जो है उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा। तो डिफरेंस जो है वो 17 स्केल में, तो ये तभी क्लियर होता है 17 स्केल का पेपर जब आपने लॉजिकली उसे पढ़ा हो। आगे हम चलते हैं। अच्छा, एयर पोल्यूशन जो है, आज की हमारी क्लास है, अभी हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, इसके बाद एनवायरमेंटल लॉज की मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं। तो एनवायरमेंटल लॉज जो है ये उसका फेवरेट एरिया है, ठीक है। एनवायरमेंटल लॉज इसके बाद इंशाल्लाह एक ही जगह के ऊपर जो है ना आपको एनवायरमेंटल लॉज मिल जाएंगे, तो आपको जो है ना घूमने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप जो है ना एक मटीरियल के पीछे भागते रहे। तो जितने भी लॉज हैं, इन्वायरमेंटल लॉज हैं, वो इंशाल्लाह, ठीक है, हमारा जो आज का सेकंड पार्ट होगा उसमें इन्वायरमेंटल लॉज होंगे। इसमें इन्वायरमेंटल के बेसिक कंसेप्ट हैं और प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, एयर पोल्यूशन जो है वो किस वजह से होती है? एयर पोल्यूशन जो है मतलब एनवायरनमेंट की जो कंपोजिशन है उसमें जब कोई फॉरेन सबस्टांस आ जाता है जो कि उसकी कंपोजिशन को अल्टर करता है, तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है वो व्हीकल्स हैं पाकिस्तान में, इनसे जो CO2, CO, ठीक है, और CO2 जो है इनकी रिलीज जो है, जैसे SO2 जो है, ये जब एनवायरमेंट में जाती हैं तो इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होती है। इसी के रिलेटेड एक फिनोमेना है, इसके मुतालिक उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि ताजमहल जो है PMS 2022 में, कि ताजमहल जो है, आई थिंक जो तहसीलदार के पेपर में उसने पूछा था कि ताजमहल का जो कलर है वो, ठीक है, फेड हो रहा है, यानी वो मदम हो रहा है, वो किस वजह से है? तो वो SO2 की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है ताजमहल के ऊपर। अच्छा, एसिड रेन जो है इसके
रिलेटेड ही है कि जब एयर में पोल्यूशन होती है ना और ऊपर से आई है रेन, तो यहां से कलेक्टिवली क्या बनेगी, एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन जो है इसकी पीएच 4 से लेके 4.5 तक होती है। जो हेल्दी रेन होती है, हेल्दी रेन उसकी 5.6 पीएच होती है। ये भी उसने पूछा है कि फ्रेश रेन जो है उसकी पीएच कितनी है, 5.6। ठीक है, ये यूएनओ ने डिसाइड की हुई है, यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन 5.6 जो है ना पीएच फ्रेश रेन की है। तो जितने भी एसिड होते हैं ना, आपने ये पढ़ा होगा पीएच स्केल जो है 7 तक, 0 से लेके 7 तक 7 न्यूट्रल होता है, और यहां से लेके 14 तक बेसिक या अल्कली आप इसे कहते हैं, ये स्केल होता है। तो इसके अंदर अंदर जितनी भी पीएच होंगी वो क्या होगी, एसिडिक। तो बारिश जो है उसकी यानी जितना ऊपर जाता जाएगा, ये लेवल 0 के करीब होता जाएगा, एसिडिटी बढ़ती जाएगी, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। जितना जितना जैसे जैसे ये न्यूट्रल के करीब आता जाएगा, एसिडिटी कम होती जाएगी। तो बारिश जब आप यहां पे देख रहे हैं कि 4 के ऊपर जब होगी तो ज्यादा एसिडिक होगी, जब एसिडिक होगी तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे जो SO2 था और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो थे, SO2 से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पे आता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की जो पीएच है वही बारिश की पीएच हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये अब हार्मफुल हो जाएगा किन के लिए, इंसानों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, और उसके अलावा जो है इंसानों के लिए, बिल्डिंग के लिए, और वाटर बॉडीज के लिए। वाटर बॉडीज में क्या है, वाटर बॉडीज में मेन फिशेज है। वाटर बॉडी जो है, अब एसिड रेन आ गई वाटर में, वाटर बॉडी कोई थी, वाटर बॉडी में जब एसिड रेन आई तो नीचे फिश थी। ठीक है, तो इसने फिश जितनी भी होती हैं 4.2 तक जो है ना, मैक्सिमम फिश जो है वो एसिडिटी, जब पीएच लेवल जो है 4.2 हो तो उस तक सारी फिशेस मर जाती हैं, फिशेस जो है डाई आउट हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो यही वजह है कि एसिड रेन जो है वो इतनी जहरीली है कि उसकी वजह से फिशेस मर जाती हैं। अब फिशेस के मुतालिक एक और क्वेश्चन आता है कि इनकी जो फूड है, आई थिंक सो इस दफा भी आया हुआ था किसी पेपर में रिसेंटली, तो फिश की फूड जो है वो वाटर के अंदर या ओशन के अंदर क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, जो समुंदर का, ठीक है, जब जहां पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन बनते हैं, मतलब वहां पे फूड होती है फिशेस की। तो जापान के एरिया में सबसे ज्यादा फिशेस जो है पाई जाती हैं, क्योंकि वहां पे फिशेस की खुराक ज्यादा होती है। फाइटोप्लैंक्टन जो है ये फिश की खुराक है। ठीक है, तो ये जापान के एरिया में सबसे ज्यादा, जापान जो है वो इससे रेवेन्यू जनरेट करता है। हमारा जो है वो हमारे पास मैरीन एनर्जी जो है या मैरीन रिसोर्सेज जो है वो भी अबंडेंट है, पाकिस्तान उसमें भी लैग कर रहा है। यानी जैसे हमें आईटी में तरक्की करनी चाहिए, ऐसे ही हमें फिशेस की एक्सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 1040 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। ठीक हो गया, ये एमसीक्यूज हमारा इसके रिलेटेड हो गया। अब आपको पता भी चल गया है
कि क्यों ये फिशेस के लिए अब यहाँ में जो 17 स्केल का पेपर देंगे एडी का, उसमें इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चन आपको हर्ट नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनर जो है वो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बैठा हुआ जिसने कॉपी करना है, वो एक एग्जामिनर है जिसकी जिंदगी गुजरी है इन सब्जेक्ट्स में, तो उसको पता है कि मैंने कौन से क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, तो 17 स्केल का जब भी पेपर आप देंगे, या जैसे तहसीलदार है तो हाई पोस्ट जो है जितनी उसकी पोस्ट की वैल्यू होगी उतना वो उसमें डिफिकल्टी लेवल लॉजिक से क्रिएट करेगा, करंट अफेयर से क्रिएट करेगा, ठीक है, फिर एवरीडे साइंस से क्रिएट करेगा। तो ये उसके मेथड्स है। अब जो रेन है SO2 जो है, जब बारिश का पानी वाटर है उसके साथ मिलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा H2SO4, और NO जब वाटर के साथ मिलेगा तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो ये सारे जो हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये इंसान के लिए हार्मफुल है, ये एनिमल के लिए हार्मफुल है। एसिड कोई भी जो है, तो इसे जब आप पिएंगे किसी भी तरीके से तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, एयर पोल्यूशन पाकिस्तान में एयर क्वालिटी जो है वो 400 से ज्यादा कई दफा आपको पता है बढ़ चुकी है। AQI जो है पाकिस्तान का, और ये भी एक MCQ आता है कि कराची और लाहौर जो है ये दुनिया के टॉप 10 पोल्यूटेड सिटी जो है उसमें शुमार होता है इनका। लाहौर और कराची का टॉप 10 सिटी में शुमार होता है। ठीक है, तो ये फॉसिल फ्यूल अगर हम मेन जो एनर्जी एयर पोल्यूशन बनती है वो क्या किससे बनती है? अगर आप कंप्रीहेंसिव टर्म देखें तो फॉसिल फ्यूल जो है यानी पेट्रोलियम, कोल, ठीक है, इनकी वजह से ऑयल इनकी वजह से बनती हैं, क्योंकि ये जब उसमें बर्न होती हैं तो पाकिस्तान में 43% जो एयर पोल्यूशन जो होती है ये फैक्ट भी है। ठीक है, आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान में भी ये फैक्ट मेंशन है कि 43% जो एयर पोल्यूशन है वो फॉसिल फ्यूल और इनकी वजह से है। अगर हम इनको रिप्लेस कर दें रिन्यूएबल के साथ, ठीक है, रिन्यूएबल में क्या है? विंड एनर्जी है। ये भी वो MCQs पूछते हैं कि इनमें से 3 टाइप्स दे देगा फॉसिल फ्यूल की, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, और रिन्यूएबल एनर्जी की, सोलर, विंड, हाइडल। तो ये उसकी टाइप्स हैं। बायोगैस जो है, इन एनर्जीज को अगर हम अडॉप्ट कर लें, ठीक है, और बाकी पाकिस्तान का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में SDGs में हमारा प्लान है कि 30% हमने इलेक्ट्रिक कार जो है वो फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक यानी कि रिन्यूएबल के ऊपर करनी है 2030 तक। और हमारी एनर्जी जो ये जो फॉसिल फ्यूल हम यूज कर रहे हैं वो कितनी करनी है? 60%। ये बड़ा फैक्ट है, ये भी वो पूछता रहता है एग्जामिनर जो है। 60% रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को आपने भूलना नहीं है जब आप FPSC की तैयारी कर रहे हो। PPSC वाला इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन नहीं देता, लेकिन FPSC वाला एग्जामिनर क्योंकि वो CSS के पेपर बनाता रहता है तो वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से चीजें उठा लेता है कि जैसे कि एग्रीकल्चर है
उसका इकॉनमी में कितना % कंट्रीब्यूशन है, या पॉलिसी रेट क्या चल रहा है, अभी 21% चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, ये वो पूछता रहेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर। ये अभी हम एनवायरनमेंट के लिहाज से पढ़ रहे हैं। वाटर आपको पता है H2O है, इनऑर्गेनिक है, और इंसान की बॉडी में सबसे ज्यादा जो इनऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है वो वाटर है, 65 से 75%। ये भी एमसीक्यूज आता है, 65 से 75%। अब वाटर की पोल्यूशन जो है, वाटर की पोल्यूशन भी ऐसे ही है, इंडस्ट्री की वजह से जो पोल्यूटेंट जो है हम वाटर में छोड़ते हैं उसकी वजह से। इसमें एक मेन क्वेश्चन है, मिनीमाटा डिजीज है। ये 1956 में डिस्कवर हुई जापान में, क्योंकि जापान में फिशेस लोग ज्यादा खाते हैं, तो ये बीमारी किसको लगी? फिश को। फिश इंसान ने खाई, ह्यूमन ने, तो ये बीमारी इंसानों में अंदर आ गई। इंसानों में कैसे हुई? उनके चिल्ड्रन में चली गई। क्या हुआ कि उनके डिफेक्ट इन बर्थ आया। तो ये क्वेश्चन है कि मिनीमाटा डिजीज वाटर के रिलेटेड जो डिजीज है। फिर वाटर के रिलेटेड जो डिजीज है ये वो पूछता रहता है, वाटर बॉर्न डिजीजेस वो पूछता है क्वेश्चन, बार बार रिपीट करता है वाटर बॉर्न डिजीजेस। फिर एक वो डिजीज दे देता है जो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं होती, या कभी वो पूछ लेता है। तो टाइफाइड जो होता है आपको, वो गंदे वाटर की वजह से होता है, ठीक है। टाइफाइड जो है वो गंदे वाटर की वजह से होता है। इसी तरह हेपाटाइटिस जो है उसकी एक मेन काज है, टाइफाइड है, कोलरा है, ऐसा जो हो जाता है आपको। तो ये वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं कुछ। अब हम पढ़ते हैं स्लाइड से। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली बता दें। हाँ जी बिल्कुल आरस साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। हाँ जी, कुरसम बीबी बिल्कुल डेली क्लास होगी, 6 डेज अ वीक होगी क्लास, संडे को छुट्टी होगी सिर्फ, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल लॉस। जी बिल्कुल प्रॉपर सेशन होगा, प्रॉपर सेशन होगा, बिल्कुल प्रॉपर सेशन होगा इंशाल्लाह। ऐसे ही जो है आपको सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे विद कंसेप्ट के साथ। हाँ जी, नीलम बिल फी आप अकेडमी से पूछ सकते हैं, 8,000 है वैसे अकेडमी वालों के साथ। जी बिल्कुल, CSS देखें, आपने एमपीटी देना है तो आपकी एमपीटी की तैयारी हो जाएगी। और ये सारी सब्जेक्ट तो सेम ही है ना, कोर्स उसने, लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि ये जीके कोई अलग कोर्स है। कोर्स उसने CSS से डिराइव किया है। जीके का कोर्स
एक शॉर्ट टेस्ट है जो कि जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो तकरीबन साल के ऊपर घूमता है, तो ये एक शॉर्ट मेथड है। जी आमना, अच्छा हम एनवायरमेंटल लॉज करते हैं। टाइमिंग क्या होगी जी? अच्छा टाइमिंग 8:30 होगी, 8:30 मोस्ट प्रोबेबली, या 8:45 हो सकता है, कभी एकेडमी की कोई क्लास हो तो 8:45 के ऊपर जरूर क्लास होगी। और इसमें आपका, अगर आप पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पीएमएस तैयार हो जाएगा। जीके जो है, जीके की बात कर रहा हूं, पीएमएस का जीके भी आपका तैयार हो जाएगा। अभी क्लास के एंड पे आपके साथ एकेडमी का नंबर शेयर कर देंगे, उस पे जो भी क्यूरी होगी आपकी वो आप एडमिन से पूछ सकते हैं एनरोल होने के लिहाज से। बाकी कोई क्वेश्चन आपका जीके के लिहाज से है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं, देखें चीजें तो हो रही हैं, अब इन्वायरमेंट जो है ना इंसान के कंट्रोल से बाहर हो गया है, इंसान की अपनी गलतियों की वजह से, अपने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से। अब इनको कैटर कैसे करना है? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड्स, डेजर्टिफिकेशन, कार्बन क्रेडिट, ये कुछ लॉज हैं। अच्छा हाँ जी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, अगर मेरी आवाज में कोई इश्यू हो तो काइंडली बता दीजिएगा। अच्छा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इस इनफॉर्मली नोन एज बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन मल्टीलेटरल एक ट्रीटी होता है। इसके 3 मेन गोल हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज। देखो यूज वही है ना कि अगर आप इन्वायरमेंट के ऊपर मतलब बर्डन ना बने, उसको ऐसे यूज करें कि फ्यूचर की जनरेशन जो है वो भी उसे यूज कर सकें। तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनता है 22 मई को 1992 को, ये ड्राफ्ट इसका बना। उसके बाद साइनिंग के लिए 1 ईयर तकरीबन जो है ना वो ओपन होता है। इन्वायरमेंटल लॉज जो होते हैं कि 1 ईयर जो है ना उनकी साइनिंग होती रहती है। ठीक है, 5 जून से 1992 से ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कंट्रीज ने साइन करना शुरू किया। 4 जून तक जो है ना उन्होंने साइन करना शुरू, मतलब साइन करते रहे। फिर इफेक्टिव हो गया, इफेक्टिव 29 दिसंबर 1993 को हुआ, यानी कि फिर जो है ना वो बाइंडिंग चीजें हो गई। अभी इसका जो ये देखें, साथ साथ आपका करंट अफेयर भी हो रहा है और इन्वायरमेंटल पोर्शन भी हो रहा है। अगर आपकी इन्वायरमेंट साइंस है तो उसमें भी आपको ये हेल्प देगा CSS में। बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन 15 जो है, COP 15 जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 जो है, वो 7 से 9 दिसंबर 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। ठीक है, और इसका ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? UNFCCC से। तो कभी कभी वो FCC का एब्रीविएशन पूछ लेता है, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये उसका एब्रीविएशन है। इसको CBD भी कहते हैं, यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो मेन ये एस्टेब्लिश रियो समट हुआ था 1992 में ब्राजील में, वहां से इसकी डिस्कशन शुरू हुई। ये जो औरत है ये UNEP की डायरेक्टर भी है, इंगर एंडरसन। ये भी आपको MCQ जाना चाहिए, ये आगे CSS में कोड कर सकते हैं इसकी, ये भी CSS के लिहाज से है। ठीक है, तो UNFCCC जो है 30 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ, 9 मई तक इसके ऊपर डिस्कशन हुई। 4 जून जो है 1992 के ऊपर इसकी सिग्नेचर हुआ। फिर 12 जून तक 154 कंट्रीज थे जिन्होंने
साइन कर लिया था। अच्छा, ये एमसीक्यूज था जो तहसीलदार के पेपर में मतलब किसी को भी नहीं आता होता था। तो बड़ा इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने डिस्कशन की। तो क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ना, हम वही जो पास पेपर में उसने दे दिया है और उधर ना उसको सर्च करना है, ठीक है, ना ही किसी से पीछे से देख के वो उसको लगा लेना है इसका कौन सा आंसर है। तो ऐसे भाई तैयारी नहीं होती, ना ही आप अफसर बनते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि फ्लूक्स और तुक्कों से जो है ना इंसान कामयाब नहीं होता पाकिस्तान जैसे कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे मेहनत बड़ी दरकार है। लोग इतने कंपटीशन में, हजारों लोग हैं आपके साथ। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ। अब आपने देखा है कि कितने लोग जो है वो शुरू शुरू में आते हैं। जब कोई बंदा सीरियसली डेप्थ में पढ़ाना शुरू करता है तो फिर ऐसा ऐसा वो लेफ्ट करना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि शायद कोई इनके पास पेपर हो एफपीएससी का, वो उसकी डिस्कशन कर रहे हो कि मेरे लिंक्स हैं एफपीएससी में, आपको पेपर निकलवा के दूंगा। तो ऐसे ही जो है ना बाज लोग जो है ना वो घूम फिर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो उन्हें चस्का पार्टी उन्हें कहते हैं ना, चस्का पार्टी घूम फिर रही होती है। तो उनको यही चाहिए होता है कि यार कोई ऐसा हो ना, कोई 4-5 एमसीक्यूज हो और एफपीएससी का पेपर भी उसी में से आए। तो ऐसा नहीं होता। 2008 से ये हो सकता है, आप ये देखें कि कोई इंसान आपको वो एक कंपोज करके चीजें करवा दे आसान, एक बाउंड्री के अंदर रह के। एक ऐसा इंसान जो आपको बताए कि इसकी ये बाउंड्री है, आपको फजूल में मेहनत करनी ना पड़े, ये चीज है। आप ये सिर्फ ही कहें कि शॉर्टकट बता दें, तो ऐसा कोई जो है ना किसी के पास भी अलादीन का लैंप नहीं है। फर्स्ट इसका जो ड्यूरेशन था साइनिंग का वो 2008 से, क्योटो प्रोटोकॉल जो था ना ये 1995 को साइन हुआ। जब कोई भी चीज साइन होती है ना इन्वायरमेंटल लॉज, तो साइन के बाद मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ड्राफ्ट बनता है, उसके बाद साइनिंग होती है, उसके बाद उसकी एनफोर्समेंट होती है या इफेक्टिव आप कह लें। तो क्योटो प्रोटोकॉल इफेक्टिव कब हुआ? 16 फेब 2005 को। ये एमसीक्यूज भी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कब साइन हुआ? ठीक है, तो इसकी साइनिंग कब हुई? 1997 को। ठीक है, साइनिंग कब हुई और इफेक्टिव कब हुआ? 16 फेब 2005। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 को इफेक्टिव हुआ। और बाकी इसकी एनफोर्समेंट जो है, ये पहली एनफोर्समेंट जो है वो 2008 से 2012 तक थी। 31 दिसंबर 2012 तक, 2012 तक, 31 दिसंबर तक। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा इसका ड्यूरेशन शुरू हुआ, वो 2012 से लेके 2020 तक था। 2020 ये जो इसका ड्यूरेशन है, 2020 में से दोहा अमेंडमेंट कहते हैं। कतर में इसके लिहाज से एक डेवलपमेंट हुई, तो दोहा अमेंडमेंट जो है वो 31 दिसंबर तक, इसका पोर्शन 2 जो है 2020 तक था। तो ये इसके एमसीक्यूज बनते हैं। 2012 से लेके 2020 तक फेज 2 था इसका, और 2008 से लेके 2012 तक फेज 1 था। तो उसने पूछा था कि तहसीलदार के पेपर में कि 2001 का जो फर्स्ट फेज था मतलब क्योटो प्रोटोकॉल का, तो वो कब खत्म कब हुआ? 2012 को था ये। तो जब वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई अहम पोस्ट होती है तो इस तरह के वो क्वेश्चन बनाता है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 को हुआ, और कोप का नंबर कभी कभी वो पूछ लेता है, वो 21 कोप थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का नंबर कितना था? 21वां। ठीक है, फिर मराकश मोरक्को के अंदर
इसकी साइनिंग हुई, 196 कंट्री ने साइन किया। और 2016 में पेरिस एग्रीमेंट जो है, पहले मैंने आपको बताया कि साइनिंग होती है, 2015 में साइनिंग हुई और एनफोर्समेंट अगले साल हुई 2016 में 4 नवंबर को। सबसे ज्यादा दुनिया में ये वो पूछता भी रहता है कि कौन एमिशन करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना एमिशन करता है, 29.4%। चाइना, इंडिया और यूएसए जो है ये 1/3 जो तकरीबन जो है जितनी पूरी दुनिया करती है, चाइना, इंडिया और यूएस ये 1/3 करता है। शर्म अल शेख कॉन्फ्रेंस जो है क्लाइमेट की नवंबर में हुई, 6 से 18 नवंबर को इजिप्ट के अंदर। उसका नंबर कितना था? 27वां। अब आगे आती है वेटलैंड, यानी जिस जमीन के ऊपर पानी खड़ा होता है। आपने देखा कि पहले पहले हर जो हमारे गांव में हम लोग समझते तो उनको अनपढ़ ही थे पहले लोगों को, हमारे बुजुर्ग जो थे, लेकिन उनका भी इस जो सेटअप था उसके अंदर भी एक लॉजिक थी, बड़ा डिफाइंड एक सेटअप था। किसी भी इलाके में एक पाउंड होता था, ठीक है, एक जोड़ होता था जहाँ पे भैंसे भी मतलब वो पानी वगैरह पी लेती थी, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वाटर की लाइफ के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पे। तो वेटलैंड जो है ये भी बड़ी अहम एरिया है, ये कोस्ट के ऊपर होता है। और इनलैंड यानी नॉन कोस्ट, यानी जमीन के अंदर जहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, वहां किसी कंट्री के अंदर जो है ना, अंदरून जो है, अगर उसकी समुद्र के पोर्शन के ऊपर होगा तो वो वेटलैंड जो है ना उसको कोस्टल या टाइडल वेटलैंड कहेंगे। अच्छा, फिर आगे आता है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन उससे पहले भी, बल्कि वेटलैंड जो है इसका जो कोप हुआ है वो 13 कोप हुआ है दुबई के अंदर अक्टूबर 2018 को। 172 पार्टीज ने साइन किया। ये भी इसका एमसीक्यूज आता रहा है कि जो वेटलैंड है या रमसार इसे कहते हैं, कि रमसार जो कन्वेंशन था उसके ऊपर कितने पार्टीज ने साइन किया था? 172। ये एमसीक्यूज रिपीट होता रहा बड़े साल पीपीएससी में। तो रमसार ये ईरान का एक सिटी है, तो यहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ तो उसकी वजह से इसका नाम हो गया रमसार। 1971 में ये साइन हुआ। साइनिंग डेट क्या है? 2 फरवरी 1971 को। ये भी बड़ी दफा उसने एमसीक्यूज पूछा है रमसार का, 2 फरवरी 1971 को। इफेक्टिव कब हुआ? मैंने आपको बताया कि पहले ड्राफ्ट के बाद साइनिंग के बाद इफेक्टिव के बाद पॉलिसी बनती है। पॉलिसी से पहले किसी कंट्री में एक्ट बनता है। एक्ट से पहले भी अगर फौरन चाहिए होता है तो वो ऑर्डिनेंस है। अभी मैं क्लाइमेट के ऊपर थोड़ी चीजें आपको करवाऊंगा, उसमें ऑर्डिनेंस भी है। रमसार, ठीक है, कोप्स 14 जो है, 13 कहां पे हुआ? दुबई के अंदर। और 14 कब हुआ? वुहान चाइना के अंदर और स्विट्जरलैंड के अंदर। 5 से 13 नवंबर को 14 कोप जो है, ये आप करंट अफेयर के एमसीक्यूज भी कर रहे हैं। यानी 2022 एफपीएससी वाले ने लिखा है कि पिछले 2 साल के जो डेवलपमेंट है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो डेवलपमेंट जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होती है, यानी इन्वायरमेंटल लॉज हो गए, किसी भी की ह्यूमन राइट्स के ऊपर लॉज हो गए। आगे आती है डेजर्टिफिकेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंटरनेशनल डेज होते हैं उसके पीछे एक लॉजिक होती है, वो किसी डेट से शुरू हुए होते हैं, किसी डेट के ऊपर कोई वाकया हुआ होता है। जैसे कि 1 मई जो है वो लेबर डे मनाया जाता है, तो वो शिकागो के अंदर लेबर के ऊपर मतलब जुल्म हुआ था। शिकागो कंट्री जो एरिया है, तो वहां पे इसकी लेबर के ऊपर जुल्म हुआ, तो वहां से 1 मई जो है वो लेबर डे मनाया जाता था। तो इसी तरह 17 जून 1994 को डेजर्ट के ऊपर जो मतलब डेजर्ट कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी डेजर्टिफिकेशन सहरा जो है उसको डिफीट करना, उसके खिलाफ जंग करना, मतलब उसे कैटर करना, उसे मैनेज करना, तो ये उसे कम्बैट डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। तो इसका ड्राफ्ट कब बना? 17 जून 1994 को।
तो डेजर्ट का डे जो है ना वो बनाया जाता है 17 जून को। देखिए जब ड्राफ्ट बना तो वहां से उन्होंने पिक कर लिया। तो साइनिंग कब हुई? 1994 का और 95 का साल जो है वो साइनिंग होता रहा, एक साल जो है, यानी 14 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर 1995 तक। ठीक है, 2000 आगे मतलब 14 अक्टूबर 1994 से स्टार्ट होता है और 13 अक्टूबर 1995 को एंड होता है। इफेक्टिव जो है साइनिंग के बाद ही होता है 26 दिसंबर 1996 को। अगर आप एनवायरमेंटल साइंस है तो बड़ा पोर्शन आपका ये उधर भी हेल्प आपको करेगा। ठीक है, पूरा चैप्टर है एनवायरमेंटल साइंस में, मतलब काफी कोर्स आपका एनवायरमेंटल साइंस का भी यहाँ पे कवर हो रहा है। सीएसएस का सब्जेक्ट जो है राइजिंग अप 2022 का जो एनवायरमेंट डेजर्टिफिकेशन डे था उसका थीम क्या था? राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, यानी खुशक साली से इकट्ठे निकले। अभी इसके मुतालिक जो है डेजर्टिफिकेशन के मुतालिक कोप 15 हुआ है, वेटलैंड के ऊपर 13 और 14 है। 13 कहाँ पे हुआ है? दुबई के अंदर। 14 कहाँ पे हुआ है? चाइना वुहान सिटी के अंदर और स्विट्जरलैंड के अंदर, यानी उन्होंने जॉइंट उसको होस्ट किया है। तो 2022 का जो कोप 15 था डेजर्ट के बारे में, उसका थीम क्या था? लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। ये किस कंट्री में हुआ? आबदजान, एक कोस्ट के ऊपर एक कंट्री है साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, कोटे जो है ना डेरे जो है इसका नाम है कंट्री का। आबदजान उसका सिटी है, कैपिटल सिटी जो है, यानी लार्जेस्ट सिटी जो होता है। तो ये कब हुआ? 9 से 20 मई को कोप 15 हुआ। अब कार्बन क्रेडिट क्या होता है? बड़े लोगों को नहीं पता होगा, ये डेफिनेशन पूछ लेता है कार्बन क्रेडिट की। 1 कार्बन क्रेडिट यानी कि जितनी आप एमिशन करते हैं, जैसे आप ट्रैफिक चालान आपका होता है, उसके बदले आपको फाइन होता है। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको 200 रुपया का फाइन होता है। क्या फाइन पे कर दें, क्योंकि उसके जरिए वो आपको पेन देते हैं। 1 कार्बन क्रेडिट जो है इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अगर आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एयर में खारिज की है अपनी कंपनी के थ्रू, जो है जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी, तो उसके जरिए फिर आपको 1 कार्बन क्रेडिट यानी कि $16 जो है वो पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, कि वो उससे इसके जो इफेक्ट है उसको कम करे। यानी ट्री प्लांटेशन लगा के मुख्तलिफ या रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको परसू करके। कार्बन क्रेडिट की 2 टाइप्स हैं, कार्बन ऑफसेट क्रेडिट्स, कार्बन रिडक्शन क्रेडिट्स। ये टर्में मैंने क्यों ऐड की हैं? ये कोर्स है पीपीएससी का, एनवायरमेंटल लॉज का ये कोर्स है, तो इसी तरह जीके का ये कोर्स है। मैं आपको एनवायरमेंटल साइंस सीएसएस की लिहाज से नहीं पढ़ा रहा, मेनली वैसे जीके ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन जीके में वो पार्ट भी आ जाता है जो एनवायरमेंटल साइंस का है। कार्बन ऑफसेट क्रेडिट क्या है? कंसिस्ट ऑफ क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि विंड, सोलर, हाइड्रो, बायोफ्यूल। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जब आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं? कार्बन ऑफसेट क्रेडिट करते हैं। और कार्बन रिडक्शन क्रेडिट क्या है? रिडक्शन मीन रिड्यूस करना। तो उसको रिड्यूस आप कैसे कर सकते हैं? रीफॉरेस्टेशन से, फॉरेस्टेशन से, ओशन एंड सॉइल कलेक्शन स्टोरेज एफर्ट से। तो ये जो चीजें हैं इनको आप ऐसे जो है ना, रिडक्शन अगर आपने करनी है तो आप ट्री प्लांटेशन करें, अगर आपने ऑफसेट करना है कार्बन क्रेडिट तो एनर्जी प्रोडक्शन करें विंड, सोलर, हाइड्रो और बायोफ्यूल से। तो ये हमारा पार्ट हो गया है इन्वायरमेंटल लॉज वाला। स्लाइड्स भी इंशाल्लाह आपसे शेयर हो जाएंगी। अभी क्लाइमेट से जो है ना मतलब कुछ हम क्वेश्चन करते हैं।
वो स्लाइड से जल्दी हमारा कोर्स हो गया इस वजह से। अच्छा, तो इन्वायरमेंटल लॉज की अगर आप बात करें तो 1972 में यूएनईपी बना था। यूएनईपी कहां पे बना था? नैरोबी में, कीनिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, उसके बाद फिर आगे डेवलपमेंट हुई एनवायरनमेंट के लिहाज से। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो है ये दूसरा प्रोटोकॉल नहीं है जो हमारी गाड़ियों के जरिए जो है ना हम मतलब पुलिस को देते हैं, मतलब किसी पॉलिटिशियन को देते हैं, वो प्रोटोकॉल नहीं है ये प्रोटोकॉल है रूल्स। मतलब ये रूल्स आपने, ठीक है, तो ये कनाडा का एक सिटी है, वहां पे हुआ ओजोन के लिहाज से। ओजोन डिप्लीशन जो हो रही थी, ओजोन डिप्लीशन जो हो रही थी कहां पे? सौदर्न अंटार्कटिका में। वहां पे क्या हुआ था? होल क्रिएट हुआ था। तो ये एमसीक्यूज वो पूछता रहता है कि वो होल कहां पे क्रिएट हुआ था। ठीक है, अंटार्कटिका में, जो एक कॉन्टिनेंट भी कंसीडर किया जाता है। ओजोन डिप्लीशन, तो ये कब साइन हुआ? ठीक है, दिसंबर 1997 को ये साइन हुआ। और इफेक्टिव कब हुआ? ये दो एमसीक्यूज आपको आने चाहिए। इफेक्टिव 1 जनवरी 1989 को हुआ। ये आज का पार्ट करके और ऑर्गेनाइजेशन करके फिर आपने पास पेपर सॉल्व करने हैं। एक दफा आपने सॉल्व करने, आपको पता चलेगा क्या आपने कैसे पढ़ा है। ठीक है, सिर्फ रटे नहीं लगाए, आपको महसूस ही नहीं होगा कि कितना आपने कोर्स कवर कर लिया और कितनी चीजें आपको आती हैं। ठीक है, इसके बाद जो डेवलपमेंट हुई, मैं एक सीक्वेंस से अभी पढ़ा रहा हूं। इसके बाद जो डेवलपमेंट हुई 1972 में रियो समिट हुआ। ठीक है, रियो समिट। इसके बाद क्या हुआ? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। उसके बाद ये इफेक्टिव कब हुआ? 2005 में, 16 फेब को, 2005 को। 1997 में पाकिस्तान में एक और डेवलपमेंट हुई। 1997 में एनवायरमेंटल एमसीक्यूज वो ज्यादा पूछता है एनवायरमेंटल लॉ से ही, तो इस वजह से मैं आपको पढ़वा रहा हूं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 में वाला पाकिस्तान में यूज हो रहा है। एक्ट से पहले अगर आपको फौरन कोई चीज चाहिए तो आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। तो वो ऑर्डिनेंस कब बना था? 1983 में। ठीक है, ऑर्डिनेंस एनवायरनमेंट का जो बना। अच्छा, इसके बाद जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई वो क्लाइमेट के ऊपर हुई। यहां पे एक और डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान ने ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट जो है वो बनाई थी 1975 में। अच्छा, क्लाइमेट के ऊपर क्लाइमेट की पॉलिसी हमारी एक आई 2012 में। वो क्योंकि पूरी उससे पेरिस क्लाइमेट से पहले थी, तो पेरिस क्लाइमेट चेंज में पेरिस क्लाइमेट एक्ट जो था उसमें इंटरनेशनल लेवल पे चेंजेस भी आई। तो उस वजह से
फिर क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्ट, इसके लेटेस्ट है, अभी मैं उधर ही लेके आ रहा हूँ। ये बड़े अहम MCQs हैं जो कि वो पूछ सकता है। फिर 2017 में क्लाइमेट चेंज एक्ट आया। कब आया? 2017 में। 2017 के बाद 2021 में क्लाइमेट के ऊपर डेवलपमेंट हुई। क्लाइमेट पॉलिसी यानी पॉलिसी कब आती है? 2021 में। पॉलिसी कब आती है? 2021 में क्लाइमेट चेंज की। 2021 में क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी आती है और 2017 में क्लाइमेट चेंज का एक्ट आता है। ये बड़े अहम MCQs हैं, तो इनको आपने करना है। अभी क्लाइमेट चेंज के एक्ट के तहत ही पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, एक तो वो क्लीन एनर्जी एयर पोल्यूशन जो है, क्लीन एयर पोल्यूशन जो है उसके मुतालिक पॉलिसी बनाई है। क्लीन एयर पोल्यूशन वो मार्च 2023 में आई है और 2022 के नवंबर में लिविंग इंडस इनिशिएटिव लिया गया। लिविंग इंडस इनिशिएटिव ये करंट अफेयर का MCQs भी है। तो ये लिविंग इंडस इनिशिएटिव यानी जो इंडस रिवर है उसको प्रोटेक्ट करना, यानी उसमें डंपिंग नहीं होने देनी, उसके मतलब बैंक जो है वो बेहतर करना, और इसके अंदर जो है वो डॉल्फिन जो है वो नापायद हो रही है, डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करना। डॉल्फिन कहाँ पे पाई जाती है? इंडस में। तो ये डॉल्फिन का भी वो पूछ लेता है कि कौन से रिवर में डॉल्फिन जो है वो, पाकिस्तान में कौन से रिवर में डॉल्फिन है? तो वो इंडस रिवर में है। रिवर भी इंशाल्लाह इकट्ठे जो है 24 रिवर हैं पाकिस्तान में, ठीक है, तो रिवर भी हम इकट्ठे करेंगे। अभी कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप बताएं, एनवायरनमेंट के लिहाज से जो चीज आपको परेशान करती है, ये चीज करके फिर आप जब करेंगे ना क्वेश्चन तो फिंगर टिप्स पे चीजें हो जाएंगी। जी करसन बीबी, अहमद अली, आदिया, ठीक है, रामीन, कोई आपका क्वेश्चन हो? जुनेद, दियाना, कोई आपका क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। जी FIA की तैयारी करवा रहे हैं। हमने एवरीडे साइंस शुरू किया हुआ है और करंट अफेयर की एक फाइल हम कर चुके हैं। वो आपसे उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर हो जाएगा और उसकी फाइल जो है ऑर्गेनाइजेशन वाली जो कि मेन कोर्स है करंट अफेयर का वो भी आपसे शेयर हो जाएगी। आप एडमिन से रब्ता करें, वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर देगा। तो कंप्लीट पैकेज है हमारा FIA का। जी एजुकेशन मेरी सिविल इंजीनियरिंग है। मैंने FPSC, PPSC और MOD के टेस्ट टॉप किए हैं। FPSC की सारी एजेंसीज के टेस्ट मेरे पास हैं, FIA, कस्टम, PMS का टॉपर हूं 2022 का मैं। DMC भी एकेडमी ने शेयर की थी। जी करंटली वैसे मैं CSS की प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ मेन, और अभी फाइनल प्रोसेस में है मेरे कुछ जो टेस्ट हैं, जॉब्स हैं, वो फाइनल प्रोसेस में है, एलोकेशन के करीब ही हैं, एलोकेशन के करीब ही हैं, डिस्क्रिप्टिव वगैरह पास होके। आप मेरे से जी आप मेरे से तैयारी कर रहे हैं 1 पेपर की, तो 1 पेपर का जो है ना मैं खिलाड़ी हूँ, उसका इंशाल्लाह जो है ना मैं
दावे से कह सकता हूँ अगर आप पीएमएस, ठीक है, एफपीएससी, एमओडी, पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जो है मैं पूरी एनर्जी लगाऊंगा और अपने सारे एक्सपीरियंस से अपने नोट्स आपसे शेयर करूंगा और इसके बाद आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास पढ़ने के ये भी हम प्लान कर रहे हैं कि हम लाइफ टाइम जो है वो मेंबरशिप देंगे कि एक दफ़ा एनरोल अगर होंगे हमारे जीके के सेशन में तो आगे अगर आप फ़र्ज़ कर लें आपका पीएमएस का जीके आ गया है तो आप वही रसीद हमें दिखा के दोबारा ज्वाइन कर सकेंगे। जी नोट्स जो है ना आप अकेडमी से रब्ता करें जाविया के नंबर के ऊपर, नोट्स आपको मिल जाएंगे जाविया के नंबर के ऊपर, अहमद अली आप ले सकते हैं। बाकी नोट्स जो है ना वो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे कई चीज़ों में हमें ज़रूरत ही नहीं होगी, हम वाइट बोर्ड के ऊपर इंशाल्लाह उसको कंप्रीहेंसिवली मैनेज कर लेंगे। तो जिन चीज़ों के साथ साथ मैं मतलब उनके सोर्सेज भी आपको बताता रहूँगा, जो चीज़ जहाँ से करनी है, मतलब अच्छा मटेरियल जो है और एग्जामिनर जहाँ से वो कॉपी कर रहा है वो भी मैं पोर्शन करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको। जी सेशन जो है ना फिलहाल हम एफआईए के बच्चे जो है उनको सबसे पहले मैनेज कर रहे हैं ताकि उनका टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो जाए। इंशाल्लाह हमारी स्पीड जो है अभी तेज होगी तो 18 अगस्त से पहले पहले हमने कंप्लीट करना है। आपको पता है 18 अगस्त एफपीएससी ने शेड्यूल दे दिया है। सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे। जी नूर याद बिल्कुल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, आपकी तरफ से भी एफर्ट चाहिए तो मेरी तरफ से 100% होगी। जी एफआईए को फोकस ही कर रहे हैं इंशाल्लाह। मेन जो है ना 10 सब्जेक्ट हैं तो एफआईए में ना जीके के जितने भी एग्जाम है ना 10 सब्जेक्ट हैं उसमें तो 7 हमने करने हैं एफआईए में, बाकी 3 सब्जेक्ट हमारे वो दूसरे एग्जाम में होते हैं जिसमें उर्दू एक है, आप कह सकते हैं। जी वोकैब जो है एक तो मैं इंशाल्लाह आपको फाइल भी शेयर करूंगा, ठीक है, और मेरे पास एक पिक्टोरियल फॉर्म भी है, जितने भी पास पेपर आते हैं मैंने उनकी पिक्टोरियल फॉर्म भी एक फाइल बनाई है जिसमें मैंने पिक्चर गूगल से 1 बाय 1 डाउनलोड करके, तो जब आप पिक्चर देखते हैं तो वो काफ़ी आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। पीडीएम है उनके अंदर भी पिक्चर लगी हुई है, तो जो जो हम फाइल करेंगे बाकी प्रपोजिशन की अभी तो नहीं है कि सारे ही हम आज ही आपको दे देंगे, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे जो हमारे पास प्रपोजिशन की हमारे पास ऐसी फाइल है कि आप चाहे सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, पीएमएस की, ठीक है, कि उसमें वो अगर आप प्रपोजिशंस कर लेंगे 800 प्रपोजिशन तो किसी भी इंशाल्लाह एग्जाम में आपकी प्रपोजिशन गलत नहीं होगी। ठीक है, बाकी मैं आपको बड़ा टारगेट वे से जो है ना, जो जैसे कि एग्जामिनर जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है उस तरह मैं इंग्लिश में भी आपको चीज़ें करवाऊंगा। मेन चीज़ है कि इंग्लिश वैसे अगर आपने सीएसएस की इम्प्रूव करनी है या वोकैब इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए आप एक तो है कि एक बार रीड करें डेली बेसिस पे, याद भी करने ही होते हैं। लोग कहते हैं कि याद ना करें, याद भी करने ही होते हैं, मतलब क्योंकि सीएसएस में अगर आपकी प्रेसी जो है ना वो 20 मार्क्स आपने लूज कर दिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सीएसएस की प्रेसी पास करना।
जो भी आपका क्वेश्चन है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। जी रामीन, शुक्रिया, थैंक यू। असल में देखें ना, मेन चीज यही होती है कि जिस इंसान ने पहले एक सफर किया हुआ है, एक इंसान ने डेप्थ उसकी मैयर की है, तो आपको उसमें गोता खाने की जरूरत नहीं होती। जी इंशाल्लाह इंग्लिश भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्रीहेंसिव हमारा कोर्स कवर हो जाएगा। साथ साथ मैं आपको मटेरियल देता रहूंगा कि आप ये चीज यहाँ से कर लें। इंशाल्लाह बड़ा कंप्रीहेंसिव वे से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे तैयारी होगी। जो ये आपको फियर है ना इतने बड़े बड़े मॉडल्स का कि ये कैसे होंगे, फिर जब आप किसी से पूछते हैं वो कहता है कि कारवान की भी ले लो, फिर कैप्सूल भी ले लो, ठीक है, फिर वो कोई और एक और बंदा जना, अगर आप इल्मी में चले गए कोई बंदा कोई ले रहा होता है तो इतना कंफ्यूज होता है वो इंसान बेचारा, क्योंकि उसे उसने की नहीं ना होती, उसको क्या पता होता है कि ये कहाँ से पेपर बना रहा है या उसको उसके लिए क्या करना है। तो इतना बंदा असल में होता है, परेशानी में होता है। उस्ताद का यही फायदा होता है कि वो आपको फियर से बचाता है, फजूल कामों से बचाता है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह आदिया, बिल्कुल इंशाल्लाह उसी से आएगा। मैंने 91 मार्क्स भी लिए हैं। 91 मार्क्स लेना इतना कोई आसान काम नहीं होता। ठीक है, 70 के करीब आप टेस्ट पास कर जाते होते हैं, तो लेकिन जब 91 एक बंदा ले रहा है मार्क्स कंपटीशन एग्जाम में, तो उसका इतना तजर्बा है तो तभी वो ले रहा है। अनसीन तभी होता है जब आपने जस्ट रट्टा लगाया हो, समझ ना हो की हो, वो कभी भी कोर्स से बाहर नहीं जाता। ये हम खुद अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पेपर के बाद निकलते हैं कि यार इसने तो कोर्स ही फॉलो नहीं किया। असल में हम उसको कोर्स कंसिडर कर रहे होते हैं जो हमने कोई किताब खरीदी होती है, उसमें से अगर नहीं आया तो। मैं इस क्यों एक सिस्टमैटिक वे से लेके चल रहा हूँ आपको, या मैं आपको इम्तियाज शायद शुरू करवाता कि ये कर लेते हैं, वो वहां से रट्टा लगाना शुरू करवा देता। इसी वजह से करवा रहा हूँ कि अनसीन भी आप कर सके। ये आप ऑर्गेनाइजेशन की फाइल करें और एनवायरमेंटल लॉज करें, इसके बाद आप पीएमएस का पेपर 2023 का सॉल्व करें। फिर आपको पता चलेगा कि 2 लेक्चर में ही कितनी टेंशन सॉल्व हुई है। मेरे स्टूडेंट जो है उन्होंने, जिन्होंने पीएमएस नहीं भी दिया, 60 क्वेश्चन उन्होंने भी सॉल्व कर लिए थे, जिनकी अभी इनिशियल लेवल पे प्रेप थी। इसमें अभी जैनम भी है यहाँ पे। तो ये चीजें हैं। कोई भी जो पेपर आता है ना वो बाहर, उससे सिलेबस से बाहर नहीं होता। वो हमारी तैयारी से बाहर हो सकता है, सिलेबस से बाहर नहीं होता। ये आप समझ लें, हमारी तैयारी से बाहर हो सकता है, सिलेबस से बाहर नहीं हो सकता। और ये बड़ी मजे की चीजें। देखो आप दुनिया में आए हो, दुनिया में आने का मकसद जो है ना वो कुछ सीखना है, तो कम से कम जो बेसिक प्रोसेस कायनात में हो रहे हैं उनका तो पता होना चाहिए ना। सिर्फ यही तो नहीं है कि खा पी के चले जाएं जानवरों की तरह। ठीक है, जानवर भी रिप्रोडक्शन करते हैं, वो भी खुराक स्टोर करते हैं, ठीक है, मतलब खाते हैं, सारा प्रोसीजर करते हैं। तो क्यों ना आप कायनात को एक्सप्लोर करो, चीजों को लर्न करो, सीखो कि जैसे इन्वायरमेंट है उसके, इसको एज अ बर्डन नहीं फील करना, एज अ इंटरेस्ट, क्यूरोसिटी अपने अंदर डेवलप करें कि यार मैंने सीखना है। खुद से सर्च करने की, सिर्फ ब्लाइंडली जो है वो पीछे देख के एमसीक्यूज टिक लगाने वाला ये काम छोड़ दें आप।
इससे जो ना टेस्ट अगर स्क्रीनिंग पास हो भी जाए, डिस्क्रिप्टिव में अट जाओगे आप, इंटरव्यू में रोक लेंगे वो, क्योंकि उनके पास आप और भी लोग हैं। यूपीएससी में आपको पता है 3 लोग इंटरव्यू देते हैं एक पोस्ट के ऊपर, और एफपीएससी में 5 लोग। ठीक है, आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। अच्छा इंटरेक्शन रहा आप लोगों के साथ। ये जो लोग अभी इधर रहे हैं क्लास के एंड तक, ये वाकई सीरियस लोग हैं, और इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप करेंगे, क्योंकि आपके अंदर स्पिरिट है पेन बर्दाश्त करने की। पेन जो है ना, उसका सलूशन भी पेन में ही है। जैसे डेमोक्रेसी के जितने भी मसाइल है ना, उनका सलूशन डेमोक्रेसी के अंदर ही है। आप ये सीएसएस में लिखते हैं, एक कोट भी है कि डेमोक्रेसी का सलूशन जो है वो मोर डेमोक्रेसी है। तो पेन जो है उसका सलूशन जो है, जब आप अनएम्प्लॉयड होते हैं या कोई भी किसी तरह का भी पेन है, तो उसका सलूशन भी पेन में है, लेकिन वो दूसरा पेन होगा जिसमें अजमत होती है, मेहनत है ना, मेहनत में अजमत है। तो ये मेहनत वाला पेन जो है, इसे अजमत समझे। अजमत समझ के आप करेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज आपको इंटरेस्ट में लगेगी। बाकी आप अपने कंट्री में रह के सर्व कर सकते हैं, इससे आपकी रूह जो है वो स्टेबल रहेगी। मतलब रूमी की कोट है कि जिस कंट्री में आप पैदा होते हैं, आपकी रूह वहां पे खुश होती है। जैसे माँ का कोई मुतबादल नहीं ना होता, ऐसे कंट्री का कोई मुतबादल नहीं होता। जैसे लोग पाकिस्तान को छोड़ भी रहे हैं, तो सबको पता है सबका वीजा लग सकता है, आज वो मुश्किल नहीं है, लेकिन आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह जो है अपने कंट्री में सर्व करें। आप नई यूथ आएंगे, हम सब लोग आएंगे, एक सोशल चेंज लेके आएंगे, तो तभी हमारा कंट्री बेहतर होगा। तो मोटिवेट करके रखें अच्छे मकसद के लिए। जब आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर बरकत डालेगा आपकी जिंदगी में। नीयत के साथ मेहनत करें। ठीक है, काफी हो गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।